गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो, आज की क्लास में आप देख रहे हैं FCRL 2024 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें कि 22 नंबर की क्वेश्चन दिखाई दे रही है। क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले मैं इस ये भी बता देता हूं कि आज की जो वीडियो है उसमें आप जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या ओवरमैन के एग्जामिनेशन में जो पूछी गई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसको शेयर कर रहा हूं। तो यहाँ पर आपको FCRL मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन 2024 का मेमोरी बेस्ड शेयर क्वेश्चन करूंगा फ्रेंड्स। अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन फर्स्ट क्लास का जो 2024 दिसंबर एग्जामिनेशन में पूछी गई उसको शेयर करूंगा, क्योंकि जो स्टूडेंट मेमोरी बेस्ड कलेक्शन बताते हैं तो वो कंबाइंड रूप से बताने के चलते मैं उसको कंबाइंड रूप से ही आपके सामने पेश कर रहा हूं। जो आपके 3 जून 2025 से जो 7 जून 2025 के बीच में एग्जामिनेशन होने वाले उसमें से कोई भी प्रश्न पूछी जा सकती है। अनरिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन सेकंड क्लास का 2024 का, उसी तरह से रिस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेशन 2024 का क्वेश्चन मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से शेयर कर रहा हूं फ्रेंड्स। चलिए, अगर इस वीडियो को पसंद पड़ती है तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और उसको आप देख करके, वीडियो की सीरीज को देख करके आप एग्जामिनेशन को पास कर सकें और प्रमोशन के लिए सर्टिफिकेट आपको मिल सके फ्रेंड्स। तो चलिए, मैं क्वेश्चंस जो दिखा रहा था उसको शेयर करता हूं और पढ़ करके समझते हैं। मेरे कर्सर के साथ नज़र को मूव करिए ताकि आप उसको अच्छे से समझ सके फ्रेंड्स। दिखाई दे रही है यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन। क्या कर रहा है? इन विच सेक्शन ऑफ माइंस एक्ट 1952 कमिटी इज फॉर्म्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो कमिटी माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन, किस सेक्शन के अंतर्गत जो है वो गठित की जाती है? ए नंबर का है 11, बी नंबर का है 12, सी नंबर का है 13, डी नंबर का है 12, 14, ई नंबर का है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ तक आप जान रहे होंगे कि जो माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 12 जो होती है उसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो कमिटी गठित करती है और उस कमिटी में जो सदस्य होते हैं उससे भी प्रश्न पूछी जाती है। कितने सदस्य होते हैं? मिनिमम यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो उसमें 9 मेंबर्स होते हैं। कैसे 9 मेंबर्स होते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करता है, एक चेयरमैन होते हैं जो कि अपॉइंटेड बाय AP, अपॉइंटेड बाय CG, जो कि कौन होते हैं चेयरमैन? ये चेयरमैन जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस एम्प्लॉय होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट CG एम्प्लॉय होते हैं, CG एम्प्लॉय होते हैं, CG एम्प्लॉय होते हैं, CG एम्प्लॉय। तो ये आप 1 नंबर आप देती है चेयरमैन को, 2 नंबर जो है आप देते हैं किसको? CIM को, यानी कि उत्पल साहा साहब इसमें रहेंगे। 3 नंबर और 4 नंबर की जब बात करते हैं तो ये जो ट्रेड यूनियन होते हैं उनके जो है रिप्रेजेंटेटिव कहने का मतलब उसमें तो लिखा हुआ है क्या चीज कि जो वर्करों के हितों को चाहने वाले 2 ऐसे ट्रेड यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, 3 नंबर और 4 नंबर कहेंगे, जो कि ये भी अपॉइंटेड होंगे किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार के द्वारा। जब हम लोग 5 नंबर और 6 नंबर की बात करते हैं तो 5 और 6 नंबर में ये जो मैनेजमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, MGT मतलब कि मैनेजमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको जो है वो जो है 2 पर्सन्स होते हैं और ये जो होंगे ये भी अपॉइंटेड होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। अपॉइंटेड जो होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड होंगे। फिर जब हम लोग बात करते हैं 7 नंबर की, तो 7 नंबर और 8 नंबर की, तो जो माइनिंग इंजीनियर होते हैं, माइनिंग इंजीनियर जो होते हैं, ENGR से आपको समझना है माइनिंग इंजीनियर। तो 2 पर्सन माइनिंग इंजीनियर होते हैं जो कि कोल प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते हैं, माइनिंग इंडस्ट्री से नहीं होते हैं, माइनिंग से
ये माइनिंग इंडस्ट्री से नहीं होते हैं, इंडस्ट्री से नहीं होते हैं। तो ये माइनिंग इंजीनियर जो BIT सिंदरी है, ISM आपका धनबाद है, या IIT खड़गपुर है, ऐसे इंस्टीट्यूट से जो है ये होते हैं। और जब ये बात कही गई है कहाँ पर, माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 12 में कहा गया है, 12 का 1 में कहा गया है, सब सेक्शन 1 में कहा गया है। जब आप माइंस रूल की बात करते हैं, माइंस रूल 1955 का रूल नंबर आप जो है 3 to 20 के बीच में जो एक एक लाइन की दी हुई है, इसको जरूर एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ करके दिमाग में बसा लेना है कि माइंस रूल 1955 का रूल नंबर 3 to 20 जो कि कमिटी के बारे में बोली गई है, कमिटी के बारे में। तो ये जो कमिटी के बारे में बोली गई है, इसमें ये कहा गया है कि जो इसकी जो सेक्रेटरी जो होंगे वो कौन होगा, तो CI द्वारा अपॉइंटेड होंगे और कौन होंगे, तो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस होंगे, IM होंगे। तो यहाँ पर आपको इसको भी याद रखनी है, इसके फंक्शन को भी याद रखनी है कि कमिटी का काम क्या होता है, कब गठित किया जाता है, कितने दिन का इनके मेंबर का जो है पीरियड होता है, कब नोटिस भेजी जाती है सेक्रेटरी द्वारा मीटिंग के लिए। तो ये सभी जो प्रश्न है जो आपके एग्जामिनेशन में फिर से पूछी जा सकती है दिसंबर में, तो मैं वो प्रश्न का आंसर आप जान चुके हैं। जो ये क्वेश्चन नंबर 22 दिखाई दे रही है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, इसका B नंबर आप टिक लगाएंगे। अब यहाँ पर मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो ये 23 जो क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है सेक्रेटरी ऑफ कमिटी इज क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर, B नंबर कह रहा है CIM, C नंबर कह रहा है वर्कर रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, D कह रहा है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, D कह रहा है नन ऑफ द अबव। कहने का मतलब कि कमिटी जो सेक्शन 12 के 1952 का सेक्शन 12 के अंतर्गत गठित की जाती है, उस कमिटी का सेक्रेटरी कौन होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंस्पेक्टर ऑफ माइंस नहीं दिया हुआ है, जिसके चलते नन ऑफ द एबव को आप टिक लगाएंगे। मैं भी अभी भी बोर्ड में बताया हूँ कि जो आपकी सेक्रेटरी होते हैं वो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं किसके द्वारा, उत्पल साहा साहब के द्वारा। यहाँ मैं रेफरेंस के तौर पर लिख दिया हूँ, माइंस रूल 4 1955, एन इंस्पेक्टर ऑफ माइंस नॉमिनेटेड इन हिज बिहाफ बाय द चीफ इंस्पेक्टर। तो ये चीफ इंस्पेक्टर द्वारा जो है इसके बिहाफ में नॉमिनेट किए जाते हैं इंस्पेक्टर को, जो CI शैल एक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ द कमिटी। तो यहाँ पर जो वो काम करते हैं कमिटी के सेक्रेटरी के रूप में। साथ ही आपको मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 12 का सब सेक्शन 1 को रीड कीजिए, जिसमें मेंबर मैं बता चुका हूँ बोर्ड में। माइंस रूल 1955 फ्रॉम 3 to 20 के बीच में आपको उसको रीड करनी है फ्रेंड्स। साथ ही यहाँ पर दिख रही है न्यू बैच स्टार्ट ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास मिश्रा सर माइनिंग क्लास, जो कि 3 जनवरी 2025 से चालू है। कॉन्टैक्ट नंबर दी हुई है 9308063015 9308063015। क्लास वीडियो अवेलेबल हो जाती है क्लास के तुरंत बाद ही। ओवरमैन की क्लास 3/2 से 16/2 के बीच में एक क्रैश कोर्स के रूप में चल रही है। वेंटिलेशन का चलने वाली है 17/2/25 से 2/3/25 के बीच में। माइनिंग सरदार का 3/3/25 से 16/3/25 के बीच में, 17/3 से 30/3 के बीच में वर्किंग का, और लेजिस्लेशन का 31/3 से 13/4 के बीच में। साथ ही मशीनरी का 14/4 से 27/4 के बीच में चलेगी। इसमें हम लोग DGMS की सिलेबस और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 24 नंबर के क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में मैं आ गया हूँ। FCRL 2024 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, आंसर देने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है, द सेक्रेटरी टू दी committee shall give at least dash days notice to every member of the committee present in India of the time and place fixed for each meeting, and shall send to every such member agenda of business to be disposed of at that meeting not less than dash days before the meeting। ऑप्शन ए कह रहा है 15/7, B कह रहा है 14/8, C कह रहा है 15/8, D कह रहा है 14/7, E कह रहा है 9/10। कहने का मतलब प्रश्न ये कह रही है कि जो कमिटी माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 12 के अंतर्गत जो कमिटी गठित की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, उसके जो सेक्रेटरी हैं जो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस ही होते हैं, वो कम से कम कितना दिन पहले
इस मीटिंग की एवरी मेंबर को मीटिंग की नोटिस देंगे, शैल गिव एटलीस्ट डैश डैश डेज नोटिस टू द मेंबर ऑफ द कमिटी प्रेजेंट इन इंडिया ऑफ द टाइम एंड प्लेस फिक्स्ड फॉर ईच मीटिंग। प्रत्येक मीटिंग का जो समय होगी और जो स्थान होगा कि कहाँ पे लिया जाएगा उसकी नोटिस इनके मेंबर को, जो मैं 8 मेंबर अभी बोर्ड में बताया, उनको कितने दिन पहले दी जाएगी। एंड शैल सेंड टू एवरी सच मेंबर, और प्रत्येक मेंबर को एजेंडा, बिजनेस का एजेंडा, यानी मीटिंग में क्या क्या चीज चर्चा किया जाएगा उसका एजेंडा, सब्जेक्ट भी लिख करके उनको डिस्पोज्ड ऑफ एट दैट मीटिंग, जो डिस्पोज किया जाएगा वो कितने दिन पहले मीटिंग के भेजी जाएगी। तो यहाँ पर जब आप माइंस एक्ट 1952 का, सॉरी माइंस रूल 1955 का जो यहाँ 12 का रूल नंबर 12 का सब रूल नंबर 1 पढ़ते हैं, नोटिस ऑफ मीटिंग ऑफ द कमिटी, तो उसमें इस बात की चर्चा की गई है कि आपको 14 दिन पहले, यानी आपको नहीं, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, जो कि इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एस के साहू साहब, एम के साहू साहब भी हो सकते हैं, या आपके एरिया के डीएमएस होंगे वो भी हो सकते हैं। तो एम के साहू साहब जो है भेजेंगे 14 दिन पहले इनके मीटिंग को। अगर चेयरमैन, अगर जो है चीफ इंस्पेक्टर यहाँ पर उनको नॉमिनेट करते हैं किस रूप में, सेक्रेटरी के रूप में एम के साहब को, तो और 7 दिन पहले उस मीटिंग की सब्जेक्ट, एजेंडा हर मेंबर को भेजी जाएगी, जो कि मैं मेंबर को बोर्ड में बता चुका हूं। तो चलिए ये आप 14/7 डी नंबर को आप टिक लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, जो न्यू बैच स्टार्ट ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, जो 2/1/25 से स्टार्ट है, जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर मैं बता चुका हूँ 93 080 63 015 दी हुई है। क्लास वीडियो भी क्लास के बाद अवेलेबल करा दी जाती है, अगर ड्यूटी कारण किसी कारण से आप एब्सेंट रहते हैं तो। विनिंग एंड वर्किंग थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 6 PM to 8 PM चल रही है, ये रेगुलर क्लास है। और वेंटिलेशन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 8 PM से 10 PM के बीच में चल रही है। लेजिस्लेशन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 6 PM to 8 PM के बीच चल रही है। ओवरमैन मशीनरी का हम ओवरमैन की जो है 6 PM to 8 PM के बीच में, और ये जो है 6 AM से 8 AM के बीच में, और मशीनरी का 8 PM से 10 PM के बीच में चल रही है। तो ये क्लासेस के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आगे आता हूँ। ये देखिए जो कैंडिडेट बताए थे कि जो आपकी मैनेजमेंट पार्ट है लेजिस्लेशन सब्जेक्ट में, चाहे वो सेकंड क्लास रिस्ट्रिक्टेड का हो, चाहे सेकंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड का हो, चाहे फर्स्ट क्लास रिस्ट्रिक्टेड मेटल या कोल दोनों का हो, उसमें जो मैनेजमेंट की पार्ट है उसमें मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट या इन्वायरमेंट मैनेजमेंट जो होती है, इससे प्रश्न अधिकांशतः पूछी जा रही है, जिसमें कि मैं शेयर करता हूं। तो आप ध्यान रखिए, जो सिलेबस मैं इसके पहले वीडियो अपलोड कर चुका था, जिसमें कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन MGT, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और जो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट है, तो इनसे जो प्रश्न है इट्सेट्रा मैं अगर कर देता हूं, तो इनसे जो प्रश्न पूछी गई है उसका कलेक्शन लेके आया हूं। जैसे कि यहां पर बताया गया है कि व्हाट इज द, मैं क्वेश्चन से शेयर करता हूं, व्हाट इज पे बैक पीरियड, व्हाट इज द पे बैक मेथड, या व्हाट इज द पे बैक पीरियड क्या होता है। इसकी वीडियो जनरली मैं पहले ही पिछले साल ही अपलोड कर चुका था। तो पे बैक पीरियड, जैसा इसका नाम है शॉर्टकट में पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड कहते हैं, पे बैक पीरियड। तो ये जो पीरियड होती है, समय काल, जो कि क्या कहलाता है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग के समय ही आपको प्रोडक्शन नहीं मिलने लगता। आप इंक्लाइन चलाते हैं, पत्थर में गैलरी चलाते हैं, या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको कुछ दिन वेट करनी पड़ती है। तो वो इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं इकट्ठा नहीं करते, वो धीरे धीरे आपको जो है करनी रहती है। जब पहले प्लानिंग के लिए लोगों को, यानी कि जो सुपरवाइजरी स्टाफ होते हैं, जो मैनेजरियल स्टाफ होते हैं, उनको आप जो है हायर करते हैं, तो उसमें जो वैल्यू होती है, जो आपको जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो इन्वेस्टमेंट, ये देखिए मैं यहाँ पे अगर दिखाने का काम करूं, तो इन्वेस्टमेंट जो होती है ये क्या होती है, इन्वेस्ट मैं लिख दिया हूं, ये धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जाती है, और एक समय के बाद जो है फिर वो क्या होने लगती है,
इन्वेस्टमेंट कम होने लगती है, और इन्वेस्टमेंट कम होती है और कोयला का प्रोडक्शन आप जो है चालू कर देते हैं। तो कोयला का प्रोडक्शन चालू करने के बाद ये इन्वेस्टमेंट जो होती रहती है उसका इनकम होने लगता है। तो ये इनकम से जो आमद होती है, वो जो इनकम होती है उससे आप जो लोन लिए रहते हैं उस लोन को आप क्या करते हैं, चुकता करते जाते हैं। और वह टाइम पीरियड जिसमें कि वो लोन जो है चुकता हो जाती है, तो वो पीरियड ही कहलाता है क्या चीज, लोन लेने से लेकर लोन चुकता होने तक के पीरियड को ही हम लोग जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, पे बैक पीरियड कहते हैं। तो ये जो पीरियड है, अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए कि ये जो इसको हम लोग पीरियड इन ईयर में दर्शाते हैं, पीरियड इन ईयर में दर्शाते हैं। तो इसके बाद जो गेन होता है वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होती है। तो ये मैं और इस प्रश्न के जो ऑप्शंस हैं उसको पढ़ करके बताता हूं कि इसमें जो आपको दिखाई दे रही है ऑप्शन ए क्या कह रहा है। मेरे कर्सर के साथ नज़र को मूव कीजिए और बगल में ब्लैक कलर की जो पहले जो वीडियो अपलोड है उसका दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ए नंबर कह रहा है, द पे बैक मेथड ऑफ ए प्रोजेक्ट इज टू रिकवर ऑल इन्वेस्टमेंट इन 2 ईयर टाइम। 2 साल में पूरा जो प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाता है। तो नहीं, ये 2 साल का रिकवरी का ऐसा कोई नहीं बताया गया है हमारे जो सिलेबस के अंतर्गत जो कंटेंट दी गई है उसमें। द पे बैक मेथड इज मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग ए प्रोजेक्ट बाय मेजरिंग द टाइम। मतलब कि पे बैक मेथड जो है एक विधि है जो कि प्रोजेक्ट को इवेल्युएट जांचा जाता है, किसके द्वारा, टाइम को नाप करके, इवेल्युएट करके, विल टेक टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो की जाती है वो कितने दिन में रिकवर हो जाता है। द पे बैक मेथड इज ए प्रोजेक्ट इज टू रिकवर ऑल द इन्वेस्टमेंट इन द 7 ईयर टाइम। 7 ईयर टाइम में जो वो रिकवर हो जाती है उसी को पे बैक पीरियड के नाम से जाना जाता है, इसलिए आंसर बी को टिक लगाएंगे। और यहाँ पर मैं सी बिलो लिंक ऑफ आवर नेट प्रेजेंट वैल्यू पे बैक पीरियड डेप्रिसिएशन। तो एनपीवी क्या होती है, पे बैक पीरियड क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसको आप अगर जैसे ही बोलेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, तो ये लिंक यूट्यूब में अपने आप खुल जाएगी और आप उसको देख करके स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं जो बोर्ड में बताने की कोशिश कर रहा था, 0 ये जो ईयर है, टाइम इन ईयर है, उसको मैं एक्स एक्सिस पे दर्शाया हूँ और वाई एक्सिस पे कैपिटल को दर्शाया हूँ। जो आप शुरुआत में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, तो 0 2 4 6 दिखाई दे रहा है। ये जो इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, 6 ईयर में इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ता जाता है रुपीज़ करोड़ में, और फिर ये रिटर्न होने लगती है जब आप कोयला को बेचते हैं, पैसा जो आता है उससे जो है अपना जो कैपिटल होता है वो रिटर्न होने लगता है, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो रिटर्न होने लगता है। और एक ऐसी पीरियड आती है जिस पर कि अपना इन्वेस्टमेंट जो किया गया होता है वो सभी रिटर्न हो जाते हैं, जैसे 18वें साल में यहाँ रिटर्न किया हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो 18 साल का पीरियड है वो इसके लिए पे बैक पीरियड कहलाएगा, लेकिन इस ऑप्शन में 7 ईयर को ही टिक लगाएंगे। वैसे मैं इस लिंक को दबाऊं तो ये जो वीडियो होगी वो चालू हो जाएगी और आप इसके जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में आप देखिएगा कि एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, इसको आज हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों। नेट प्रेजेंट वैल्यू से आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट फायदेमंद प्रॉफिटेबल रहेगी कि नहीं रहेगी, उसको हम लोग एनपीवी से जानते हैं दोस्तों। ये हम प्लान करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के पहले, हम लोग प्लान करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए दूं कि एक आप प्रोजेक्ट खोलने वाले हो, ओपन कास्ट माइन खोलने वाले हो, और इस ओपन कास्ट माइन में जो आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो एक छोटी सी माइन ही है, आप सेल्फ कर रहे हो, उसमें आप जो है 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो। कोई भी बिजनेस है, मान के चलो आपकी ओपन कास्ट फार्म है जिसमें 5 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये 5 लाख रुपए जो है कैश इन फ्लो कहलाएगी दोस्तों। क्या कहलाएगी? जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो इन फ्लो कहलाएगी, इन फ्लो कहलाएगी, पहली चीज। अब दूसरी चीज दोस्तों कि जो 5 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया जिससे आप शॉवेल और डंपर खरीदे,
बाय द वे छोटी सी खरीदे हैं, तो वो सॉवेल डंपर खरीदने के बाद जो पहले साल आपको कोयला निकली है, देखिएगा इस टेबल में मैं बताने का कोशिश किया हूं कि पहले साल जो कोयला निकली, रिटर्न जो आया उसको बेचने पर वो 60,000 रुपए है। तो उस 60,000 का जो एक साल बाद मिलने वाली है, उसकी आज के डेट में, जब आप खदान नहीं खोले हैं, आज के डेट में प्लान कर रहे हैं, तो उस 60,000 की अभी वर्तमान समय में वैल्यू क्या होगी? कम ही होगी दोस्तों, क्योंकि एक साल बाद आपको 60,000 मिलने वाली है, और वो आज उस 60,000 की वैल्यू प्रेजेंट में क्या होगी, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला है दोस्तों, जो फ्यूचर वैल्यू जो एक साल बाद मिलने वाली है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। तो ये फ्यूचर वैल्यू है, ये जो है आपका फ्यूचर वैल्यू है, FV मतलब फ्यूचर वैल्यू है, और यहां पर फ्यूचर वैल्यू को आप डिवाइड करते हो 1 प्लस इंटरेस्ट से, 1 प्लस इंटरेस्ट के पावर n से। n क्या है दोस्तों, मैं बताता हूं, समझाता हूं आपको। यहां पर देखिएगा फ्यूचर वैल्यू एक साल बाद आपको मिलने वाली है 60,000, उसको आप 1 प्लस इंटरेस्ट, बाय द वे आप उससे इंटरेस्ट जो है 15% चाह रहे हो, तो वो आप 15% यानी कि 0.15 और 1 को ऐड करोगे तो 1 प्लस 1.15 के आएगा। और ये मैं पहले साल का यहां नहीं निकाला हूं, दूसरे साल का निकाला हूं दोस्तों। अगर पहले साल का निकालता तो यहां पर पावर 1 लगाता, तो 1 अगर लगाते हैं, पहले साल का निकालते हैं, तो ये आती है प्रेजेंट वैल्यू दोस्तों 52,174 रुपए। कहने का मतलब कि जो आप प्लान कर रहे हैं सॉवेल डंपर खरीद करके इन्वेस्ट करने के लिए, कोयला निकालने के लिए, तो पहले साल आपको वो जो 5 लाख इन्वेस्ट किए उसका रिटर्न कितना रहा है, 60,000, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, 52,174 दोस्तों। तो ये एक टाइम वैल्यू है दोस्तों, जो कि फ्यूचर में जो मिलने वाली होती है पैसा, उसका प्रेजेंट में अनुमान लगाते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी। अब दूसरे साल दोस्तों आपको फिर से जो है 60,000 रिटर्न आ रही है, तो दूसरे साल भी 60,000 अगर रिटर्न आ रही है, तो उसको भी हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, जो कि 60,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.15 के पावर में 2 लगा दिया हूं, क्योंकि दूसरे साल निकाल रहे हैं। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपकी आ रही है 45,368 रुपए। 2 साल बाद जो आपको 60,000 फिर से मिलेगी, उसकी आज के समय में जो वैल्यू है वो 45,368 है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ रोक रहा हूँ, जिसमें कि आपको दिखाई दे रही है कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू है, इसको आप अगर जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सालों साल, पहला साल 60,000, दूसरे साल 60,000, तीसरे साल 80,000, चौथे साल में आप इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो आपको हो रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं, रिटर्न जो हो रही है, पहला साल आपको पहला साल बाद 60,000 हो रही है, दूसरे साल बाद 60,000 हो रही है, तीसरे साल बाद 80,000 हो रही है, चौथे साल बाद 1,80,000 आ रही है। तो ये जो रिटर्न जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि 1,80 और 1,20 ये हो जाएगा 3 लाख, और ये 1,80 और 1,20 ये हो जाएगा 3 लाख। अब 3,80,000 जो है आप रिटर्न आ रही है। जब 5 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 3,80,000 रिटर्न। वैसे भी ये घाटे की सौदा है, ऐसे सौदा को आप नहीं करते हैं। और लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू 3,80,000 जो आ रही है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है 2,53,050 रुपए ही है। तो इस तरह से हम लोग ये माइनस करते हैं किसको, जो कि 2,53,058 माइनस 5 लाख, जो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर कैश आउटफ्लो जितना हम लोग इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं, और फिर जो जितना हमारे पास आया रहता है, कैश आउटफ्लो कहने का मतलब जितना हम लोग जो है आया रहता है और जितना हम लोग इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं, उसको माइनस करके हम लोग देखते हैं कि माइनस में आ रही है 240, तो ऐसा बिजनेस हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू को मैं डिफाइन किया हूँ, किसी भी इन्वेस्टमेंट, जैसे मैं सॉवेल डंपर का एग्जांपल दिया हूँ कि 3 डंपर आप लगाएं, एक सॉवेल डंपर लगाएं। किसी भी इन्वेस्टमेंट की एनपीवी साइजिंग जानने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट से मिलने वाली जो कुल कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू को आज के इंटरेस्ट इन्वेस्ट की जाने वाली और कैश आउटफ्लोज में से घटाते हैं, तो वो जो है अपने को मिलती है एनपीवी। तो ये जो है आप जाने, इसी वीडियो में आप अगर देखेंगे, जैसे मैं कहा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास कहिएगा तो आपको वो वीडियो जो है चालू हो जाएगी, यूट्यूब में दिखने लगेगी। तो चलिए मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और मिनिमाइज करके अगले प्रश्न पर आता हूँ और उसको जानने का प्रयास करता हूँ, जो अगला प्रश्न है। तो यहाँ पर मैं जो है ये
इसको मिनिमाइज कर दिया और इसकी प्रश्न की हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे। मैं इसमें बता चुका था कि आंसर बी को टिक लगाना है। यहाँ पर आप इसको जब मिश्रा सर का जो ये कट पेस्ट है इसको आप अगर साइड करेंगे तो ये बी नंबर आंसर आपको दिखाई दे रही है। तो ये जो है आप देख लिए। इसको मिनिमाइज कर देते हैं और अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए क्या कह रहा है 26 नंबर के बाद, व्हाइल कंडक्टिंग रिस्क असेसमेंट फॉर डेवलपिंग एक्सप्लोसिव हजार्ड मैनेजमेंट प्लान द फॉलोइंग 3 मेंबर्स शैल बी प्रेजेंट इन द टीम। मतलब जब आप रिस्क असेसमेंट, रिस्क पता करने का काम कर रहे होते हैं, जब एक्सप्लोसिव हजार्ड के चलते जो डेवलप हुई रहती है, ऐसे को मैनेज करने का प्लान जब बनाते हो तो कौन सा ऐसे 3 मेंबर होंगे जो इस टीम में प्रेजेंट होंगे। ये फैसिलिटेटर ऑफ रिस्क असेसमेंट, 2 नंबर इंजीनियर ऑफ द माइन, 3 नंबर सर्वेयर, 4 नंबर ब्लास्टिंग इंचार्ज और 5 नंबर शॉर्ट फायरर। और ऑप्शन ए बी सी डी ई में देखेंगे तो हर 3 आदमी को चूज करना है। तो 3 आदमी को चूज करना है, आपको ध्यान दीजिए। ब्लास्टिंग इंचार्ज होंगे ही होंगे, शॉर्ट फायरर होगा ही होगा। ये डेफिनेट है कि आप रिस्क को एसेस करने के लिए इनको तीनों को शामिल करें। अब आपको बाकी 3 में से एक को छांटना है, सर्वेयर को लेंगे, इंजीनियर को लेंगे या रिस्क असेसमेंट के फैसिलिटेटर को लेंगे। तो यहां पर खदान में ऐसा कोई डिजिग्नेटेड पर्सन नहीं होता है जो कि रिस्क असेसमेंट को फैसिलिटेट करता है। आपको अपना प्रैक्टिकल खदान में देखते हुए सोचना है। अब यहाँ पे आप सर्वेयर, इसको आप नेग्लेक्ट कर दिए। सर्वेयर और इंजीनियर को देखिए तो सर्वेयर जो होती है वो आप ब्लास्टिंग साइट पे ओपन कास्ट में मेजर करने का काम करती है, जो कि हमारा होल का जो लेंथ होता है, हाइट होता है, अगर अंडरग्राउंड में जो अपनी पार्टिंग होती है, अंडरग्राउंड डेवलप्ड पिलर है, तो उनको इंक्लूड आप करेंगे तो आपको जो है हेल्प मिलेगी। इंजीनियर ऑफ द माइन आपको शॉर्ट फायरर के रिस्क से संबंधित, ब्लास्टिंग से रिस्क से संबंधित यहाँ पर माइन के जो इंजीनियर, जिसको हम लोग E&M वाले बोलते हैं, तो वो उनको शामिल करने की जरूरत नहीं है। सर्वेयर इंक्लूड हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप 3 नंबर 3, 4, 5 को यानी कि आंसर डी को आप टिक लगाइए। जिस संबंध में 104 नंबर रेगुलेशन, जो कि 104 की 1E और 104 का 3 नंबर की जब बात करते हैं, ये 1 नंबर E और 4 नंबर, तो इसमें जो है आपको सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, जिस पर बेस्ट 2 से 4 प्रश्न पूछती है, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। इससे रिलेटेड डीजीएमएस की जो सर्कुलर है उसको भी ध्यान में रखनी होगी। तो यहाँ पर रिस्क असेसमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, ये जो है आपको इसमें ध्यान देनी है। दूसरा जो है CMR 104 आपको पूरी की पूरी पढ़नी है। तीसरा जो है आपको डीजीएमएस सर्कुलर, जो हम लोग कहते हैं सर्कुलर, कौन सा, तो ये 3 बटे या 2 बटे जो है, 2 बटे जो है वो 2002 है। ये देख लेना होगा कि कौन सी है, 3/2 या 2/2002 है, लेकिन 2002 की सर्कुलर है। उसमें बताया गया है, मैं बता चुका हूं इसके पहले भी, जैसे ही आप बोलते हैं सेफ्टी मैनेजमेंट प्लांट ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, तो आपकी वो पूरी वीडियो जो है खुल जाएगी। यहाँ पे रिस्क को स्कोर किया जाता है, रिस्क को स्कोर किया जाता है। कहने का मतलब आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें रिस्क कितनी है, जिसको मैं बताया हूं PEC, पेक। केवल आप पेक याद रखते हैं, यानी कि पेक, P फॉर प्रोबेबिलिटी, E फॉर एक्सपोजर और C फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि आपका रिस्क कितना है। अगर 200 से ये रिस्क ज्यादा है तो हम लोग उसको बोलते हैं हाई रिस्क। ये डीजीएमएस सर्कुलर में क्लासिफाई किया गया है। तो इस तरह से जो आप रिस्क है एसेस करते हैं, आइडेंटिफाई करके एसेस करते हैं, फिर उसको प्रायोरिटी तैयार करते हैं कि कौन सा रिस्क सबसे ज्यादा है, फिर उसको मैनेज करने का प्लान तैयार करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, रिव्यू करते हैं, और ये रिव्यू के बाद उसका संशोधन करते हैं कि उसमें और क्या संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम लोग सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं 104 और डीजीएमएस सर्कुलर 2/2002। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है आंसर, हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि डी नंबर आंसर देंगे। मैं अगर ये टेक को हटा दूं, मिश्रा सर माइनिंग क्लास का टेक को, तो ये डी नंबर दिखाई दे रही है। चलिए मैं इसको स्लाइड शो के तहत बड़ा करता हूं, फिर अगले पेज पर आते हैं नए प्रश्न के साथ जो 2024 के एग्जामिनेशन में पूछी गई है। देखिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, FCUL 2024 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक द ट्रू स्टेटमेंट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक। ये भी जो है
आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि आपका लेजिस्लेशन सब्जेक्ट का ये बहुत बड़ी चैप्टर मानी जाती है, लेकिन उससे पूछी हुई प्रश्न है, उसको छोटे रूप में आपको मैं सामने रखा हूं, उसको समझिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक क्या होती है, तो इसमें आपको दिख रहा है सीपीएम इज ए स्टोकेटिक एंड पर्ट इज डिटर्मिनिस्टिक। सीपीएम डिटर्मिनिस्टिक, पर्ट इज स्टोकेटिक। सी कह रहा है बोथ सीपीएम एंड पर्ट इज डिटर्मिनिस्टिक, डी कह रहा है बोथ सीपीएम एंड पर्ट आर स्टोकेटिक। तो सबसे पहले तो यहाँ सीपीएम जान लीजिए क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड, और पीईआरटी पर्ट मतलब कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। तो इसका तो फुल फॉर्म आपने जान लिया, लेकिन होती क्या है, जैसे मैं कहूं कि आप अपने घर से दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली जाने के कई रूट होते हैं, दिल्ली जाने के कई रूट होते हैं, लेकिन आप उसमें से जो शॉर्टेस्ट रूट होती है आपको प्रधानता देनी पड़ेगी कि हमको जल्दी पहुंचना है, या फिर पैसा को, तेल को, जो कि पेट्रोल गाड़ी अगर है तो पेट्रोल को बचाना है। तो टाइम ओरिएंटेड आप प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर जो है कॉस्ट ओरिएंटेड प्लानिंग कर रहे हैं। अगर टाइम ओरिएंटेड प्लानिंग कर रहे हैं तो आप एकदम जीटी रोड पकड़ करके जाने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि आपको पेट्रोल का एवरेज कम देगा, गाड़ी की डैमेज कम होगी, गाड़ी का लॉन्ग लाइफ होगा, तो उससे जो है कॉस्ट को आप बचाना चाहते हैं। अब दूसरा आपको टारगेट ध्यान में रखोगे कि टाइम क्या बचाना है, तो टाइम अगर बचाना जो है, बाइक से जा रहे हैं या जो भी साधन से जा रहे हैं, टाइम बचाना चाह रहे हैं, तो यहां पर आप जो है एरोप्लेन से आप जा करके अपने घर से 2 घंटे 4 घंटे में पहुंच सकते हैं दिल्ली। तो ये जो टाइम ओरिएंटेड होती है और जो कॉस्ट ओरिएंटेड होती है, उसी के बीच मेन डिफरेंस है सीपीएम और पर्ट के बीच में। तो मैं यहां पर आपको दिखाना चाह रहा हूं मेन फोकस उस पॉइंट पर जिसमें कि इसकी बात कही गई है। तो आप मेरे कर्सर के साथ नजर को ध्यान दीजिए कि यहां पर देखिए ये क्या कहा गया है, ये वाला कर्सर, ये वाला फोकस पर ध्यान दीजिए डायरेक्ट। पर्ट, द मेन फोकस ऑफ पर्ट इज टू मिनिमाइज द टाइम। पर्ट में टाइम को मिनिमाइज करता है, यानी कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक है, जिसमें आप प्रोजेक्ट आपका है यहां से दिल्ली जाना, तो यहां पर आप जो है टाइम को मिनिमाइज करते हैं। कहने का मतलब एरोप्लेन आपको सबसे ज्यादा सुविधाजनक होगी पर्ट के लिए, और आप दिल्ली जल्दी से पहुंच सकते हैं फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो एरोप्लेन आप ध्यान रखिए पर्ट के लिए। और यहां सीपीएम जो दिखाई दे रही है, जिसमें आप कॉस्ट को बचाते हैं, तो कॉस्ट बचातेंगे तो यहां पर जो आपको एरोप्लेन से जाएंगे तो कॉस्ट नहीं बचेगी, उसमें आपको 10 से 12,000 15,000 लग सकती है, जैसा ड्यूरेशन होगा उसके अनुसार। लेकिन कॉस्ट बचाना चाहते हैं तो यहां पर आप ट्रेन से जब सफर करेंगे, भले ही 4 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, या 2 दिन लग जाए अपने घर से आपको दिल्ली जाने के लिए, तो आप जो है यहां पर कॉस्ट को बचाने का, इसमें जो है आप टाइम को बचाते हैं और इसमें कॉस्ट को बचाते हैं। द मेन फोकस ऑफ सीपीएम इज ऑन ए ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट एंड टाइम विथ ए मेजर एम्फेसिस ऑन द कॉस्ट कटिंग। तो इसमें आप कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं, भले ही समय लग जाती है। तो ये क्रिटिकल पाथ मेथड, रास्ते कई हो सकते हैं पहुंचने के, या मंजिल पर जाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसमें से आपको कौन सा टारगेट है, क्या बचाना चाहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट को इवेल्युएट किया जाता है, प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाता है। तो यहां पर और आपकी दी हुई है कि स्टोकेटिक मतलब आप यहां देखिए, ध्यान दीजिए कि प्रोबेबिलिस्टिक ही कहलाता है। स्टोकेटिक मतलब प्रोबेबिलिस्टिक होता है। तो यहां पर जो सीपीएम होती है वो आपका डिटर्मिनिस्टिक होती है, जैसे यहां पर मैं लिखा हुआ हूं, कट पेस्ट दिया हूं कि सीपीएम जो होती है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होती है, और जो पार्ट जो होती है स्टोकेटिक होती है, प्रोबेबिलिस्टिक होती है। तो यहां पर प्रोबेबिलिस्टिक मतलब समझिए, पार्ट इज ए पॉपुलर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट technique that is applicable when the time required to finish a project is not certain। तो टाइम रिक्वायर्ड इसमें सर्टेन नहीं रहता है, आप जो है मिनिमाइज ही करना चाहते हैं हर समय टाइम को, तो ये सर्टेन नहीं रहता है। तब जो है आप इसको इस तरह से प्रोजेक्ट को जो मैनेज करते हैं टाइम को मिनिमाइज करते हुए, जिसमें टाइम निश्चित नहीं रहती कि भाई कितनी दिन में पहुंचनी, उसको और जितना से कम कर सकें। सीपीएम इज ए स्टैटिकल एल्गोरिथम
तो स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम होती है विच हैज ए सर्टेन स्टार्ट एंड एंड टाइम फॉर ए प्रोजेक्ट। तो ये सर्टेन स्टार्ट होती है कुछ समय पर और कुछ समय पर एंड होती है, तो इसको हम लोग क्रिटिकल पाथ मेथड बोलते हैं। तो हम लोग ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल PERT को कहेंगे, जिसको स्टोकेटिक भी कहते हैं, और CPM को डिटर्मिनिस्टिक मॉडल बोलेंगे। तो ये आप बी नंबर आंसर को टिक लगा लेंगे। बाकी ये जो आपको दिखाई दे रही डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, द लेआउट ऑफ द मॉडल इज फुली डिटर्मिनिस्टिक बाय द पैरामीटर वैल्यू एंड द इनिशियल वैल्यू, वेयर एज प्रोबेबिलिस्टिक और स्टोकेटिक मॉडल इज इनकॉर्पोरेटेड रेंडमनेस इन देयर अप्रोच। तो अपने अप्रोच के अनुसार जैसा जरूरत होगा उसके अनुसार उन दोनों में से किसी को सेलेक्ट करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द सेम सेट ऑफ पैरामीटर वैल्यू एंड इनिशियल कंडीशन विल लोड टू ए ग्रुप ऑफ द डिफरेंट आउटपुट। एन इवेंट अकर्स at a point in the time, it has no duration, sometimes starts, finish or occurs, an activity take time and consumes resources, main money material machine। तो ये हम लोग देखे साथ में देख रहे हैं PERT इज एन इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक होती है। PERT जो होती है इवेंट ओरिएंटेड होती है और CPM जो होता है एक्टिविटी ओरिएंटेड होती है। तो ये आपने जाना 27 नंबर का आंसर, क्वेश्चन नंबर 27 का बी नंबर। आते हैं अगले प्रश्न पर, देखिए क्या कह रहा है। माइन क्लोजर प्लान, ये नंबर कह रही है क्या होता है माइन क्लोजर प्लान। तो माइन क्लोजर प्लान मैं बता दूं कि जब खदान बंद होने वाली होती है तो खदान का जो मशीनरी होता है, जो लैंड होता है, वो बेकार हो जाता है, लेकिन उसको हम लोग रीयूटिलाइज करते हैं। कैसे रीयूटिलाइज करेंगे? लैंड को हम लोग जो है फिर से रिक्लेमिनेट करके उसके पर प्लांट लगा करके उस पर फिर से बस्ती बसा करके, शहर बसा करके, उस पर हम कोई इंडस्ट्री और बसा करके उससे इकोनॉमिकली हम लोग अर्न करने का कोशिश करते हैं। या हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जमीन है तो उसको दे करके उससे अर्न करने का कोशिश करते हैं। तो यहां पर इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली जिसको हम लोग कहते हैं, और सोशियली जो हमको रिटर्न मिलती है जो लैंड का, किसके बाद? माइन खत्म होने के बाद। लेकिन इसकी ऑपरेशन जो है हमको माइन के शुरुआत से ही करनी पड़ती है। ये जो है MCP माइन क्लोजर प्लान जो होती है, हम लोग कहते हैं कि माइन के शुरुआत से ही इसको शुरू करनी होती है, और जब माइन रनिंग होती रहती है तब भी उसका काम करते जाते हैं। जैसे कि बैक फिलिंग आप कहते हैं कि कोयला निकलते कि आप पीछे से आप जो है उसको बैक फिलिंग करते जाते हैं। तो वो जो आप बैक फिलिंग करते हैं यानी कि ड्यूरिंग द माइनिंग में भी आप करते हैं, और माइनिंग खत्म हो जाने के बाद भी, कोयला निकलना बंद हो जाने के बाद भी सोशियली सामाजिक तौर पर उस लैंड को, उस प्रॉपर्टी को, जो स्ट्रक्चर्स होती है उसको आप रीयूटिलाइज करते हैं। तो ये माइन क्लोजर प्लान जो कि नागपुर जो IBM है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, वहां से द्वारा मनोनीत कराई जाती है। तो इसके जो प्लान है ये आपकी क्या है, जिसमें कि आप आंसर आप देखेंगे तो यहां पर involves planning all activity required before, during and after operating of a mine to reclaim land socially and economically। तो सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर लैंड को रिक्लेम करते हैं, स्ट्रक्चर को रिक्लेम करते हैं, या जो भी अपनी प्रॉपर्टी होती है उसको रिक्लेम की जाती है। कब? माइनिंग के पहले, उसके दौरान और उसके बाद। तो आप ए आंसर को ही टिक लगाएंगे, ए आंसर आपको दिखाई दे रही है। बाकी इसका जो आपकी दिखाई दे रही है रेफरेंस, उसको आप पढ़ करके समझ सकते हैं। नहीं समझ में आएगी तो फिर से पूछिए कमेंट्स बॉक्स में। यहाँ पर देखिए आपके सामने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कैंडिडेट जो बताए थे, जिसमें कि IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है। तो ये जो है इसमें मैं डायरेक्ट फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस पर प्रश्न पूछी गई थी, कि यहाँ पर मेरे हाथों द्वारा लिखी हुई है, जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि IRR एक इंडिकेटर है जो प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल साउंडनेस को जानकारी देती है। मतलब हमारा प्रोजेक्ट जो है फायदेमंद रहेगा या नहीं, वो बताने का काम करती है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत फाइनेंशियल साउंडनेस की जानकारी हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देती है। प्लानिंग कमीशन, जो भारत सरकार की प्लानिंग कमीशन है, ऐसे प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं करता जिसका IRR 15% से कम है। तो ये 15% ध्यान रखिए। फिर कोल इंडिया ऐसे प्रोजेक्ट को पास नहीं करती जिसका IRR 25% से कम है। इसी प्रकार प्राइवेट पार्टी ऐसे प्रोजेक्ट को पास नहीं करती जिस पर कि IRR 40% से कम है। तो यहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार जो है इसको चेंज कर रही है। जो हमारा सर्कुलर है इसके संबंध में, फाइनेंस के संबंध में जो बजट निकालती है, उसमें हमारे जो 15% है उसको इंक्रीज करा रही है। जैसे कि मैं इस ग्राफ से IRR को समझाने का प्रयास किया हूं और मैं लिखा भी हूं कि
IRR इज एंटिसिपेटेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम ए प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट से जो रिटर्न मिलती है उसका एंटिसिपेटेड रेट ऑफ रिटर्न होती है, जिसको लिखा हूं हिंदी में लिखा हूं, जिसको हिंग्लिश भी आप कह सकते हैं। वह डिस्काउंटेड कैश फ्लो रेट ऑफ रिटर्न जहां पर नेट प्रेजेंट वैल्यू नील हो जाती है। नेट प्रेजेंट वैल्यू नील हो जाती है। प्रेजेंट वैल्यू को आप वाई एक्सिस पर दर्शाइए और एक्स एक्सिस पर रेट ऑफ रिटर्न को दर्शाइए। तो रेट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू देख रहे हैं यहां पे 32,000 है, तो यहां पर आपको 50% रेट ऑफ रिटर्न मिल रही है। वही 18,000 है तो आपको 25% मिल रही है, फिर 24% मिल रही है, यहां फिर 25% मिल रही है। कहने का मतलब कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये 25% रेट ऑफ रिटर्न पर जीरो हो जाती है, तो उसका जो IRR होगा 25% होगा, जिसको कहते हैं कि कोल इंडिया 25% पर एक्सेप्ट करती है। तो इस पर रिलेटेड प्रश्न पूछी हुई थी, मैं अभी उस प्रश्न को शेयर नहीं कर पाया हूं, नहीं टाइप कर पाया हूं। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए SMP सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इज आल्सो नोन एज द, जो रेगुलेशन 104 की बात करते हैं तो उसमें 3 में बताई गई है कि हजार्ड मैनेजमेंट प्लान है, रिस्क मैनेजमेंट प्लान है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लान है। तो आप यहां पर 1 और 2, जो आपको 1 2 दी हुई है, A B देनी चाहिए थी। तो हजार्ड मैनेजमेंट प्लान है और ये रिस्क मैनेजमेंट प्लान है, जिसको हम लोग 29 का आप आंसर देंगे तो कौन सा देंगे? 1 और 2 डी नंबर। तो बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइड, CMR 104 का 3 नंबर है, जिसमें कहा गया है बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाइड हजार्ड एंड रिस्क द ऑनर एजेंट मैनेजर ऑफ एवरी माइन shall prepare an audible document called the safety management plan that form a part of the overall management and includes organizational structure, planning, activity, responsibility, practice, procedure, process and resources of the for developing, implementing, achieving, reviewing, maintaining a safety and health policy of the company। यानी कि जो कंपनी की हेल्थ पॉलिसी होती है, सेफ्टी पॉलिसी होती है, उसको जो है क्या करते हैं हम लोग, जो दिखाई दे रही है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, प्लानिंग करते हैं, एक्टिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर, प्रोसेस, रिसोर्सेज डेवलप करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, अचीव करते हैं। तो ये सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है जिसमें हम लोग उसका तैयार करते हैं। इसलिए हजार्डस मैनेजमेंट प्लान है और रिस्क मैनेजमेंट प्लान 29 का हम लोग डी नंबर टिक लगाएंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, यहाँ पर आप रिस्क मैनेजमेंट प्लान जैसे ही आप टिक लगाते हैं तो या आप सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास बोलते हैं, तो आपकी जो है ये वीडियो चालू हो जाती है और इसमें आप देख करके आपको ये मैं पूरा बताया हूँ कि SMP क्या है और समझने का प्रयास कीजिए। इसमें जो है मैं बताने का प्रयास किया हूँ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान और DGMS सर्कुलर 13/2003। तो ये DGMS सर्कुलर लिखा हूं कैपिटल C। ये कॉन्सिक्वेंसेस, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि लॉस का अमाउंट जो आप एक्सीडेंट करते हो, मैं यहाँ पर रोक दे रहा हूँ और ये आप देखने का प्रयास कीजिए कि ये प्रोबेबिलिटी मतलब हाउ मच चांस वेल एक्सपेक्टेड, अगर वेल एक्सपेक्टेड है तो 10 उसकी मैक्सिमम वैल्यू DGMS सर्कुलर 13/2002 में दी गई है और वर्चुअली है, कभी जब होती है तो 1 दी गई है। उसी तरह से एक्सपोजर टाइम की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस अगर है तो 10 है, वंस इन ईयर है तो 100 ईयर में एक बार आती है तो वो 0.2 है और लगातार हो रही है तो 10 है। तो कॉन्सिक्वेंस या लॉस ऑफ अमाउंट जो होती है, जिसको हम लोग कहते हैं लॉस ऑफ अमाउंट, मतलब कि कॉन्सिक्वेंस में कि कितना अमाउंट में लॉस हो रही है। अगर सेवरल डेथ हो रहा है तो 5 उसमें दे रहे हैं, स्मॉल इंजरी होते 0.0001 देते हैं। तो इस तरह से तीनों वैल्यू को गुणा करके जो आती है उसको हम लोग रिस्क स्कोर कहते हैं। तो इस पर प्रश्न पूछता है CMR का 104 का ये जो कीवर्ड की नंबर है, आप जैसे ही बोलेंगे सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास तो आपको ये वीडियो निकल जाएगी। मैं आगे आता हूं और अपन जो है बढ़ते हैं, इसको अगला प्रश्न पर चर्चा करते हैं। तो ये जो है अगला प्रश्न है जिसको मैं इसको पहले मिनिमाइज कर देता हूं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो यहाँ पर व्हाट इज इंटरप्राइजेज रिसोर्सेज प्लानिंग ERP के बारे में, तो यहाँ पर मैं 30 तक के प्रश्न को अपलोड कर चुका हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर जो है ERP या इन्वायरमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो प्रश्न पूछी गई है 2024 में, उसके प्रश्न को लेकर के शेयर करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो को अगर पसंद पड़ती है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद पड़ती है तो नहीं करिए, लेकिन साथ ही जो है सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए और बेल आइकन दबाते के साथ ही जो भी वीडियो अपलोड होती है तो उसको आपकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसको देख करके, सीरीज को देख करके आप अपने एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं, लिविंग सर्टिफिकेट गिन करके अपना लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा कर सकते हैं, प्रमोशन पा सकते हैं। फ्रेंड्स थैंक यू, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।